हेलो फ्रेंड्स, रीट मेंस के एसएसटी सिलेबस में से दिशा बुक में से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भारत की संघीय व्यवस्था, केंद्र और राज्य संबंध। भारतीय संविधान में संघ शब्द का अर्थ क्या है? संघ शब्द का प्रयोग हुआ है तो नहीं, किसी भी धारा में इसका प्रयोग नहीं हुआ है संघ शब्द। भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में संघ शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि भारत संघीय राज्य नहीं है बल्कि राज्यों का संघ है, अर्थात यूनियन ऑफ स्टेट। संघीय प्रणाली के लक्षण सही विकल्प है। ठीक है, संघीय प्रणाली में संविधान की सर्वोच्चता होती है, तो हाँ राइट। संघीय केंद्र एवं संघ की इकाइयों के बीच शक्ति का वितरण है, तो सही है। द्विसदनात्मक संघीय विधायिका का अस्तित्व है, तो सही है, तीनों सही है। भारतीय संविधान के वे तत्व जो शासन व्यवस्था को संज्ञानात्मक स्वरूप प्रदान करते हैं, तो लिखित, निर्मित और कठोर संविधान होता है। संविधान की सर्वोच्चता होती है, इसमें शक्तियों का विभाजन होता है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता होती है। किंतु इनके कुछ ऐसे तत्व भी है जिससे इसका झुकाव एकात्मक शासन की ओर स्पष्ट होता है, जैसे इकहरी नागरिकता, इकहरी न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, संसद द्वारा राज्यों के नाम, क्षेत्र और सीमाओं में परिवर्तन। निम्न में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता स्वरूप से सच्चे तौर पर संघात्मक नहीं है? तो एकीकृत न्यायपालिका के तहत ये सच्चे तौर पर संघात्मक नहीं कहा जा सकता। बाकी शासकीय शक्तियों का वितरण है, लिखित संविधान है, न्यायिक पुनरावलोकन है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? शक्तियों का विभाजन। निम्न में से किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है? तो दोनों, संघीय और एकात्मक व्यवस्था की विशेषता। संविधान में जन स्वास्थ्य और स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं? तो ये राज्य सूची में। जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय राज्य सूची में। भारतीय संविधान में शक्ति विभाजन के लिए 3 सूचियां बनाई गई है। संघ सूची के समस्त विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार संघीय संसद का, राज्य सूची के विषयों पर राज्य विधानमंडल एवं समवर्ती सूची पर दोनों का अधिकार होता है। अस्तित्व शक्तियां केंद्र में निहित होती है, संघ में या केंद्र में। संघ सूची मूल संविधान के विषय 97, वर्तमान में 100, लेखा, रक्षा, विदेश, परमाणु ऊर्जा, मुद्रा के विषय। संघ सूची में तो संघ वाले क्या करते हैं? केंद्र सरकार लेखा रखती है सब जगह पर, रक्षा करती है देश की, विदेश से संबंध निभाती है, परमाणु ऊर्जा के कार्य, मुद्रा के विषय में सभी कार्य वो करती है। इसमें 97 विषय होते हैं सबसे ज्यादा। वर्तमान में 100 है, मूल संविधान में 97 थे। राज्य सूची में मूल संविधान में तो 66 थे और वर्तमान में 61। संघ के तो कार्य बढ़ गए पर राज्य के कार्य कम हो गए हैं। जैसे पुलिस, तो पुलिस अपने अपने राज्य की होती है, ठीक है। परिवहन, तो परिवहन भी अपने अपने राज्य का ही होता है ना। और स्थानीय शासन भी अपने अपने राज्य का ही होता है। न्याय भी अपने अपने राज्य में ही किया जाता है। मत्स्य पालन अपने अपने राज्य में होती है, कृषि अपने अपने राज्य में होती है, और सिंचाई के विषय, अगर कृषि अपने राज्य में होगी तो सिंचाई भी अपने राज्य में ही होगी ना। समवर्ती सूची मूल संविधान में 47 थे और वर्तमान में 52 है, तो समवर्ती सूची में भी विषय बढ़े हैं, केंद्र सूची में भी या संघ सूची में भी बढ़े हैं, बस राज्य सूची में घटे हैं। सामाजिक और आर्थिक योजना, तो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर सामाजिक और आर्थिक योजना चलाएंगे, एक जना नहीं चला सकता। शिक्षा भी केंद्रीय स्तर की, जैसे केंद्रीय विद्यालय भी है और अपने राज्य के विद्यालय भी है, तो शिक्षा भी दोनों मिलकर करेंगे। विवाह, केंद्र का राज्य में आपस में विवाह से संबंधित मामले दोनों के होते हैं। जनसंख्या पे नियंत्रण दोनों करेंगे तब होगा, राज्य और केंद्र के एक एक जने से करने से कुछ नहीं होता। परिवार नियोजन की शिक्षा, विवाह, ये परिवार के जितने भी काम है ना, परिवार से रिलेटेड दोनों मिलके करेंगे। परिवार में दोनों चाहिए होते हैं, देखो सामाजिक और आर्थिक तौर पर पारिवारिक सहयोग भी, समवर्ती शिक्षा भी, परिवार में शिक्षा भी चाहिए तो समवर्ती, विवाह, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, ये सब समवर्ती। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान को संघीय सूची का हिस्सा नहीं है?
तो संघीय सूची का हिस्सा मत्स्य पालन तो राज्य सूची का हिस्सा है। युद्ध शांति संघ सूची का है। संयुक्त राष्ट्र संगठन या विदेशी क्षेत्राधिकार संघ सूची का है, संघ या केंद्रीय सूची का। ठीक है। संविधान के किस सूची में शिक्षा को सम्मिलित किया गया है? तो समवर्ती सूची में। भारतीय संघ व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां निहित है, संघ में निहित है अवशिष्ट शक्तियां। पुलिस, कृषि और ग्रामीण पुलिस सहित विषय है। पुलिस, कृषि व ग्रामीण पुलिस सहित विषय किसमें है? राज्य सूची में है। राज्य में पुलिस है, कृषि, ग्रामीण पुलिस। भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषयों में किसी के संबंध में ऐसे अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां होगी जो संसद विधि द्वारा प्रदान करे। ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां होगी जो संसद विधि द्वारा प्रदान करे। संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों को प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। ये किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो ये अनुच्छेद 2 में उल्लेखित है। नए राज्य में प्रवेश करने दो। संविधान के अनुच्छेद 2 ये दर्शाता है कि ऐसी विदेशी राज्य क्षेत्र जो संविधान के अनुच्छेद 1(3) ग के तहत अर्जित किए जाने के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र का अंग बन जाते हैं, उन्हें अनुच्छेद 2 के तहत विधि बनाकर संघ में शामिल किया जा सकता है या उन्हें नए राज्यों के रूप में स्थापित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसको नए राज्य बनाने या वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार प्राप्त है? तो ये अधिकार संसद को प्राप्त है। नए राज्य बनाने का या फिर वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार संसद को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? संसद को। संविधान के अनुच्छेद 2, 3, 4 के अंतर्गत संसद साधारण बहुमत द्वारा नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद के दोनों सदनों में रखा जा सकता है। हालांकि राज्य इस संबंध में निश्चित समयावधि में अपने विचार रख सकते हैं, किंतु उन्हें मानने या न मानने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। किसके पास? भारत संघ के भीतर एक राज्य बनाने की शक्ति है तो राष्ट्रपति के पास है। भारत में संघ क्षेत्रों में राज्यसभा के लिए प्रतिनिधित्व की रीति तय करने हेतु संविधान द्वारा अधिकृत किया गया संसद को। भारत के संघ क्षेत्र में राज्यसभा के लिए प्रतिनिधित्व या रीति तय करने हेतु संविधान द्वारा संसद का अधिकृत किया गया। राज्यसभा में उनके प्रतिनिधि संसद द्वारा विहित विधि के अनुसार चुने जाते हैं। भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? तो संघ राज्य क्षेत्र का उपराज्यपाल द्वारा। भारत के अनुच्छेद 239(1) के तहत संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासक जिले, दिल्ली और कुछ अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में उपराज्यपाल कहा जाता है के माध्यम से किया गया है। अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधित विवादों के न्याय निर्णय संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो नदियों के जल 262। नदियों के जल 262। नदियों का जल 262। भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो 240(1) अंडमान निकोबार, 240(1) लक्षद्वीप, 240(1) पुदुचेरी। तो ये गलत है। पुदुचेरी की जगह पे ग में दादर और नागर आएगा। 240(1) दमन और दीव। भारतीय संविधान अनुच्छेद 240 के अंतर्गत निम्न संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने वाले राष्ट्रपति की शक्तियां उल्लेखित है। अनुच्छेद 240 क में अंडमान निकोबार द्वीप, 240(1) में लक्षद्वीप, 240(1) दादर और नागर, 240(1) दमन व दीव, 240(1) पुदुचेरी।
वर्तमान में दादर नागर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों का विलय अधिनियम 219 द्वारा अनुच्छेद 240(1) दादर नागर हवेली और दमन दीव को स्थापित किया गया है, जबकि अनुच्छेद 240(1) को विलोपित कर दिया गया है। भारत के संविधान के अनुसार 263 के उपबंधों के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस हित की सिद्धि के लिए अंतर्राज्य परिषद की स्थापना करता है? तो लोक हित की सिद्धि के लिए। संविधान के अनुच्छेद 263 केंद्र व राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से अंतर्राज्य परिषद के गठन का प्रावधान करता है। इस संदर्भ में राष्ट्रपति को सार्वजनिक हित में ऐसी परिषद का गठन करने की शक्ति दी गई है और राष्ट्रपति की ही परिषद के कार्य और संगठन और प्रक्रिया का निर्धारण करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत गठित अंतर्राज्य परिषद के कर्तव्य निम्न में से कौन से हैं? तो इनके कर्तव्य है, एक राज्य के बीच जो विवाद उत्पन्न हो गया हो उनकी जांच करना और उन पर सलाह देना, तो ये सही है। और दूसरा है, कुछ या सभी राज्यों के अथवा संघ और एक या अधिक राज्यों के सामान्य हित से संबंधित विषयों के अन्वेषण और उन पर विचार विमर्श करना, तो ये भी सही है। ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करना या विशिष्टतया उन विषय के संबंध में नीति और कार्यवाही के अधिक अच्छे समन्वय के लिए सिफारिश करना, तो ये भी सही है। इस बात को सुनिश्चित करना कि विभिन्न राज्यों में पदस्थ अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को उनकी भूल चूक के लिए न्यायपालिका दंडित न करे, तो ये सही नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया है, जो राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद के बीच विचार करने और उचित सलाह देता है तथा ऐसे विषय पर सिफारिश करता है जिसके संबंध में सिफारिश के लिए कहा जाए। भारतीय राज्यों का प्रथम बार भाषाई आधार पर गठित विधेयक कब पारित हुआ? तो 1956 में पारित हुआ। भाषाई आधार पर 56 में 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। दिसंबर 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष सैयद फैजल अली थे। इनके अन्य सदस्य पंडित हृदय नाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पणिक्कर थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया। इसके अनुसार भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। निम्नलिखित में से कौन 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य नहीं थे? तो पट्टाभी सीतारमैया नहीं थे, बाकी फजल अली थे, है ना, हृदय नाथ कुंजरू थे और पणिक्कर थे। 1 अक्टूबर 1953 को स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। ठीक है, अंधा था पर उसकी भाषा अच्छी थी। दिसंबर 1953 को गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष राज्य का पुनर्गठन सैयद फजल अली। राज्य का पुनर्गठन होना एक अच्छा फल था, फजल। अन्य सदस्य हृदय नाथ कुंजरू, राज्य का पुनर्गठन हृदय से किया गया, और सरदार के पणिक्कर। ठीक है, उसमें पढ़नी लगाई गई, पढ़नी होती ना, पर्ण कुट्टी, वो लगाई गई और 1956 में 3 साल बाद पास हुआ ये। ठीक है, और इसके अनुसार भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए। ठीक है, निम्न में से किस राज्य में एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो 53वें संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। 53वें संशोधन 1986 ईस्वी के अंतर्गत अनुच्छेद 371 में खंड जी जोड़कर मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। निम्न में से एक कथन असत्य कौन सा है? मैसूर राज्य का नाम तमिलनाडु रखा गया। नहीं, ये तो गलत है। ठीक है, मैसूर का तो कर्नाटक रखा गया था। गोवा का दमन और दीव से अलग किया गया। हाँ ठीक है। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। अच्छा, तो ये सही है। बम्बई राज्य गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। हाँ बिल्कुल। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु नहीं, इसका नया नाम कर्नाटक है।
मैसूर राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम 1973 के द्वारा मैसूर का नाम कर्नाटक रखा गया। निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है, तो त्रिपुरा नहीं है, बाकी दमन दीव, लक्षद्वीप और पुदुचेरी तो है। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। दिल्ली, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीव, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर व लद्दाख। झारखंड राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो झारखंड राज्य की स्थापना 2000 में हुई। 28वां राज्य झारखंड बिहार से पृथक कर 15 नवंबर 2000 को बनाया गया। और छत्तीसगढ़ की स्थापना 2001 में हुई। पांडिचेरी को भारतीय संघ में कब घोषित किया गया, कब सम्मिलित किया गया? तो इसको 1956 में सम्मिलित किया गया। फ्रांस द्वारा सौंपी गई बस्तियां पांडिचेरी, यनाम, चंद्रनगर और केरिकल में 28 मई 1956 को पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है? तो जम्मू कश्मीर को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्तता मिली थी। वहीं 35A जम्मू कश्मीर राज्य विधानमंडल में स्थायी निवासी परिभाषित करने और उन नागरिकों को विशेषाधिकार प्रदान करने का अधिकार देता था। भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पेश किया और जम्मू कश्मीर राज्य से विधानसभा का अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य की विभाजन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 केंद्र शासित क्षेत्रों के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया। भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया अनुच्छेद 370 में। ऑपरेशन विजय के द्वारा किस राज्य को 1961 में भारतीय संघ का अंग बनाया गया? तो ऑपरेशन विजय को 1961 में गोवा गया। कब? 1961 में। गोवा मुक्ति संग्राम, गोवा मुक्ति आंदोलन और गोवा मुक्ति संघर्ष सन 1961 में भारतीय सशस्त्र सेना द्वारा किया गया। ऑपरेशन विजय एक अभियान था जिसके परिणाम स्वरूप गोवा को पुर्तगाल के आधिपत्य से मुक्त कराकर भारत में मिला लिया गया। भारत का कौन सा हिस्सा 15 अगस्त 1947 के बाद भी पुर्तगालियों के नियंत्रण में रहा? तो गोवा 1947 के बाद भी पुर्तगालियों के नियंत्रण में रहा। कौन सा रहा? तो गोवा रहा। भारत के किस क्षेत्र में 29वां राज्य बनने जा रहा है? तो दक्षिण क्षेत्र में 29वां राज्य बनने जा रहा है। 2 जून 2014 को तेलंगाना देश का 29वां राज्य बना। नवीन राज्य तेलंगाना कब अस्तित्व में आया? तो 2 जून 2014 को। तो ये 29वां बना, पर अब फिलहाल जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं है, वो हट गया है। इसीलिए अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। ठीक है। नवीन राज्य तेलंगाना कब अस्तित्व में आया? तो 2 जून 2014 को। ठीक है, 2 जून को आया, 2 जून 2014 को। कौन सा एक असत्य है? भारतीय संविधान में मई 2015 तक 100 संशोधन किए गए, तो राइट है ये तो। 7वें संशोधन 1956 में अप्रैल 2015 तक भारत के क्षेत्राधिकार में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, तो सही है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, तो सही है। तो गंगटोक की राजधानी सिक्किम है। नहीं, ये गलत है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। हम भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं? तो वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्यों का दर्जा प्राप्त होने का सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले तो दर्जा प्राप्त हुआ नागालैंड को। ये दर्जा प्राप्त हुआ 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को। हरियाणा को दर्जा प्राप्त हुआ 1 नवंबर 1966 को। सिक्किम को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ 16 मई 1975 को। अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ
20 फरवरी 1987 को। तो नागालैंड को 63, हरियाणा को 66, सिक्किम को 75 और अरुणाचल प्रदेश को 87। ये सही क्रम होगा। समलिखित नहीं है तो गुजरात को 1960 तो सही है, हरियाणा 66 सही है, झारखंड 2000 सही है और छत्तीसगढ़ 2001, सिक्किम 73 नहीं, सिक्किम 75 है। निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए, क्रम से जब बनाई गई सबसे पहले कौन सी घटना हुई। तो सबसे पहला हरियाणा राज्य की स्थापना हुई 1 नवंबर 1966 को। फिर भारत के चौथे आम चुनाव हुए 67 में। कब हुए चौथे आम चुनाव? 67 में। ठीक है, चौथे आम चुनाव में 4 चीकू खाए। मेघालय त्रिपुरा पूर्ण राज्य बने। मेघालय और त्रिपुरा पूर्ण राज्य कब बने? 21 फरवरी 1972 को। मैसूर का नाम कर्नाटक किया गया 1973 को। ठीक है, नवंबर 1973 को। 2015 में हुए भारत बांग्लादेश समझौते के अंतर्गत भारत की कुल कितनी बस्तियां बांग्लादेश को सौंपी गई? तो 111 बस्तियां 2015 में हुए 111। 119वें संविधान संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा 2015 में भारत की 111 बस्तियां बांग्लादेश को सौंपी गई तथा बांग्लादेश ने भारत को 51 बस्तियां सौंपी। ठीक है, 119वें संविधान संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा 2015 में भारत की 111 बस्तियां बांग्लादेश को सौंपी तथा बांग्लादेश ने भारत को 51 बस्तियां सौंपी। ठीक है, भारतीय संघ के साथ जम्मू कश्मीर राज्य का विलय पत्र हस्ताक्षरित किया गया 26 अक्टूबर 1947 को 47 को लगभग 70 दिनों बाद, लगभग 70-71 दिनों बाद देश आजाद होने के। ठीक है, 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर। भारत सरकार ने 27 अक्टूबर को भारतीय सेना को कश्मीर भेजा और युद्ध की समाप्ति पर जनमत संग्रह की शर्त के साथ कश्मीर को भारत का अंग मान लिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 368(2) के उपबंधों के तहत कुछ संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन अपेक्षित है। तो ये तो सही है। संविधान 70वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा राज्यों की उपयुक्त श्रेणियों में दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र में पुदुचेरी, केंद्र शासित प्रदेश विधानमंडलों में सम्मिलित किया गया। तो ये सही नहीं है। कौन सा सत्य है? तो कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भारतीय आधार पर किया गया था। सो सही है। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। तो ये भी सही है। तो दोनों सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 35वां अधिवेशन वर्ष 1920 में नागपुर में बी राघवाचारी की अध्यक्षता में हुआ। इसी अधिवेशन के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया। भारत की आज़ादी के बाद वर्ष 1948 में संविधान सभा में एस के थर के नेतृत्व में भाषाई राज्य आयोग की नियुक्ति की। आयोग की भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन को नकार दिया था। संवत सुधार समिति का गठन निम्न में से किस वर्ष किया गया? तो 1952 में। 1952 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने एक कैलेंडर सुधार समिति गठित की। समिति की देश के विभिन्न प्रांतों में प्रचलित पंचांगों का अध्ययन करवा सरकार की सटीक वैज्ञानिक सुझाव देने की जिम्मेदारी सौंपी गई ताकि पूरे देश में एक समान नागरिक कैलेंडर लागू किया जा सके। प्रोफेसर मेघनाथ साहा इस कैलेंडर सुधार समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए।
संघ राज्य क्षेत्रों में कितने सदस्य राज्यसभा में चुने गए? तो 4। परीक्षा काल के समय इनकी संख्या 4, 3 दिल्ली पुदुचेरी थी। वर्तमान में जम्मू कश्मीर में 4 सदस्य संख्या सहित कुल संख्या 8 हो गई है। उल्लेखनीय है कि 5 संघीय क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादर व नागर हवेली और दमन दीव को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। निम्न में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में राज्य केंद्र सरकार 3 से अधिक ऐसे व्यक्तियों को जो सरकार की सेवा में नहीं है राज्य संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं में सदस्यों के रूप में नाम निर्देशित कर सकती है? तो पुदुचेरी में। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 8। वर्तमान में भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 8 है। ऊपर से गिनते हुए आते हैं कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, फिर दिल्ली, फिर चंडीगढ़, ठीक है, फिर आता है अपने चंडीगढ़ के बाद में आता है दमन दीव, फिर दादर और नागर हवेली, ठीक है, दादर और नागर, और फिर अंडमान निकोबार। इसमें एक नहीं है, इसमें लक्षद्वीप है, दे रखा है, ठीक है, ओके। नागर दमन दीव और दादर नागर को मिलाकर एक ही कर दिया गया है, ठीक है। मिलान कीजिए। अध्यक्षात्मक प्रणाली, शक्ति पृथक्करण, संसदीय प्रणाली, कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध, संघीय प्रणाली, शक्ति का विभाजन, एकात्मक शासन, शक्ति का संकेंद्रण। शक्तियों का विभाजन एवं स्वतंत्र न्यायपालिका किन की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो ये सरकार के संघीय स्वरूप की। संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संघात्मक संविधान का मूल तत्व है। ये विभाजन प्राय एक संविधान द्वारा किया जाता है जो देश के सर्वोच्च विधि होता है। चूंकि सरकारों की शक्तियों का विभाजन एक लिखित संविधान द्वारा होता है जिससे विभिन्न सरकारें एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप न करें। इसके लिए एक ऐसी संस्था की आवश्यकता होती है जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होकर केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच विवादों को निष्पक्षता से निपटा सके। संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष क्या है कि पृथकता का खतरा होता है। वहाँ पे संघीय इसमें पृथकता का खतरा होता है। संघीय शासन में शक्तियों का केंद्र व राज्य के मध्य बंटवारा होता है जिसमें पृथकता का खतरा बना रहता है। इसके विपरीत एकात्मक शासक प्रणाली में अधिकांश शक्ति एकीकृत होने के कारण इसमें सुदृढ़ता तो बनी रहती है परंतु इस पर स्थानीय हितों की उपेक्षा का आरोप लगता है। सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति का अनिवार्य लक्षण है? तो एकात्मक प्रणाली। संघीय प्रणाली में केंद्रीय विधायिका 2 सदन वाली होती है। यहाँ निम्न सदन में जनता का प्रतिनिधित्व होता है जबकि उच्च सदन में प्रांतों का प्रतिनिधित्व होता है। इसीलिए संघीय शासन प्रणाली में द्विसदनीय पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है। यह कथन भारतीय संविधान वास्तव में एक ऐसी शासन प्रणाली की स्थापना करता है जो अधिक से अधिक अंतर संघीय है, प्रकृति में लगभग क्रांतिकारी है, सहायता और संघात्मक लक्षण सहित एकात्मक राज्य है, न कि एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक राज्य है। ये कथन किसका है? कैसी वेयर, कैसी हो का है, कैसी हो जो ऐसी बात बोल रही हो। कैसी हो ने क्या बोला? भारतीय संविधान वास्तव में एक ऐसी शासन प्रणाली की स्थापना करता है जो अधिक से अधिक अर्ध संघीय है, प्रकृति में लगभग क्रांतिकारी है, सहायक संघात्मक लक्षणों सहित एकात्मक राज्य है, न कि एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक। यू कैसी हैवर या हो कुछ भी बोल रही है, ये कुछ भी याद कर लेना, ठीक है। अब ये कथन और कारण देखिए। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना है और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना है। तो हाँ, सही है।
विविधताओं के समंजन के से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्र का निर्माण हुआ है। हाँ, तो दोनों सही है। तो ये दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी कर रहे हैं कि एक बात से दूसरी बात कंप्लीट हो रही है। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन राइट होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।